यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है और आप सबने फॉर्म भी भर दिया होगा। और अब अप्रॉक्सीमेटली हमारे डी डे में 100 दिन बचे हैं, जब हम अपने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के हॉल में जाके एग्ज़ाम देंगे। ऐसे में लास्ट स्टेज शुरू हो चुका है और अब अपना एक T20 क्रिकेट वाला फेज शुरू होगा, जहाँ पे हमारे को हर ओवर में सिर्फ छक्के लगाने हैं। अगर यहाँ पे डॉट बॉल दे दी तो फिर अपने ऊपर टारगेट का प्रेशर बढ़ जाएगा। सवाल उठता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मन में, कई बार डर भी आता है। आपके सौयों ईमेल्स और मैसेजेस मेरे पास आए और उन क्वेश्चंस को मैंने बहुत ध्यान से स्टडी करा। उसके बेसिस पे पूरा वीडियो मैं बना रहा हूँ, जहाँ पे अगले 100 दिनों में आपको क्या करना है, क्या हिट्स एंड मिसेस हो सकते हैं, क्या टिप्स रहेंगे, एफएक्यूज क्या हैं, एक एक चीज़ डिटेल में बताऊंगा। आप बस आराम से पीछे होके बैठ जाइए, इस पूरे वीडियो को सुन लेना। एक एक सिंगल कॉन्सेप्ट जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, वो सिर्फ आपके डाउट्स में से निकला हुआ है। यहाँ पे अपनी तरफ से मैंने बहुत कम ऐड करा है, तो जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सब यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि सर, अभी तक हम जीएस और ऑप्शनल की तैयारी कर रहे थे और मेंस की तैयारी कर रहे थे, मतलब कि प्री मेंस और इंटरव्यू की साथ में तैयारी चल रही थी, आंसर राइटिंग भी चल रही थी। तो अब क्योंकि हम फरवरी के 3rd वीक में एंटर कर चुके हैं, तो क्या ये चालू रखना है या प्री स्पेसिफिक पे आ जाए? यहाँ पे आपको अपनी प्रिपरेशन का लेवल खुद समझना होगा। अगर आपको लगता है कि आपकी जो जीएस है वो आप ऑलरेडी एक बारी कर चुके हो या 90% पूरी हो चुकी है, मेजर मेजर सब्जेक्ट सारे पूरे हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट साइंस तक ये सब पूरा करा हुआ है। अगर ऐसा सिनारियो है, तो आप अभी थोड़े दिन और एटलीस्ट 5 से 7 मार्च तक आप मेंस की प्रिपरेशन चालू रख सकते हैं। और जहाँ तक बात रही आंसर राइटिंग की, अभी भी हमारे पास थोड़ा समय है और आप 5 से 7 मार्च तक हर हफ्ते 4 आंसर्स लिख सकते हैं। मैं ये आपको इसलिए बोल रहा हूँ विद द अजम्पशन कि आपका 80 to 90% सिलेबस जो है वो पूरा है, और ऐसे में हमारे पास एक कम्पिटिटिव एज आ जाएगा। प्रीलिम्स के बाद हार्डली 80 से 90 दिन मिलते हैं, उसमें आपको सब कुछ रिवाइज भी करना है, छोटे छोटे सोसाइटी, सोशल जस्टिस, आईआर, गवर्नेंस जैसे सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं, कंपलसरी लैंग्वेज भी पढ़नी है। तो उधर आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा। ऐसे में अगर उस पीरियड में हमारे को अपना प्रेशर कूल ऑफ करना है, तो उसकी तैयारी अभी से करनी होगी। अगर आपको लगता है कि आपका सिलेबस स्ट्रांग है, तो फिर आप अभी मेंस की तैयारी एटलीस्ट 15 दिन और चालू रखिए, जहाँ पे आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं वो एनालिटिकल तरीके से कर रहे हैं और अपनी आंसर राइटिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो लगता है कि हमने तैयारी सितंबर अक्टूबर में शुरू करी है और अभी तो जीएस का ही कुछ ज़्यादा आता पता नहीं है, बहुत धीरे धीरे तैयारी चल रही है, जीएस अभी हार्डली 50% पूरा हुआ है, तो ऐसे में आपको मेंस की प्रिपरेशन अभी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स जब तक क्लियर नहीं होगा तो मेंस के बारे में नहीं सोच सकते। तो अगर आप ऑलरेडी पीछे चल रहे हैं, डीले चल रहे हैं, टारगेट्स मीट नहीं हुए, तो आप इमीडिएटली मेंस की प्रिपरेशन अब यहाँ पे छोड़ सकते हैं और प्री स्पेसिफिक एरियाज के ऊपर फोकस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत 2-4 दिन मेरे को मेंस की तैयारी करनी है, तो आप कर लो। और साथ में अभी तक आपने जो पढ़ा है उसके ऊपर हफ्ते में सिर्फ 2 आंसर लिख लो। आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे आंसर लिखने में, तो आप हफ्ते में 2 आंसर लिखो टिल 1st वीक ऑफ मार्च। आंसर राइटिंग के ऊपर मैं यहाँ पे स्ट्रेस इसलिए कर रहा हूँ कि इसकी इंपॉर्टेंस आपको प्रीलिम्स के बाद समझ आएगी। जब आप मेंस के लिए बैठने लगोगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, उस टाइम मैंने आंसर राइटिंग करी थी, और आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा उस टाइम पे। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या है? अपनी प्रिपरेशन को असेस करिए, समझिए। अगर लगता है कि जीएस काफी हद तक पूरा हुआ है, थोड़ा सा मेंस का कंटिन्यू करो। लगता है पीछे है, तो मेंस हल्का सा कम करके प्रीलिम्स ओरिएंटेड तैयारी ज्यादा शुरू कर दो। इससे आपको एकदम क्लियर कट अंदाजा मिल जाएगा, दिमाग की कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। कुछ एस्पिरेंट्स का मेरे पास डाउट आया कि सर, हमारा जीएस 100% पूरा हुआ है और हमने एक बारी उसे रिवाइज भी कर लिया, तो क्या हम ऐसे में ऑप्शनल का रिवीजन कर सकते हैं? मेरा जवाब है हाँ। अगर आपको लगता है कि आपने जीएस पूरा करा हुआ है, एक बारी जितना प्रीलिम्स ओरिएंटेड है वो आपने सब करा हुआ है, उसकी रिवीजन भी ठीक ठाक पेस पे चल रही है, तो ये आपके लिए गोल्डन समय होगा अगले 15 दिन, एटलीस्ट 5 से 7 मार्च तक, मतलब कि 1st वीक ऑफ मार्च तक, जहाँ पे आप थोड़ा सा ऑप्शनल और कवर कर सकते हो। मतलब कि आप ऑप्शनल रिवाइज कर सकते हो, ऑप्शनल के 1 या 2 आंसर्स लिख सकते हो, 3-4 आंसर्स देख सकते हो, पीवाईक्यूज देख सकते हो। तो अगर आपका जीएस पूरा हो चुका है, ये कंडीशन सिर्फ तब वैलिड है जब आपका जीएस पूरा हो चुका है, तो फिर आप ऑप्शनल अभी 10 से 12 दिन और देख लो, साथ में थोड़ी बहुत आंसर राइटिंग कर लो। लेकिन अगर आपका जीएस ही अभी काफी वीक है और आपको लगता है कि अभी तो 50-60% सिलेबस ही हुआ है, तो उस केस में ऑप्शनल को अभी टच नहीं करना, क्योंकि आपको पहले अपना प्रीलिम्स का सिलेबस देखना है। जब तक वो नहीं होगा, मेंस का ऑप्शनल के बारे में सोचने का कोई पॉइंट नहीं है। तो ये होगा आपका मेंस ओरिएंटेड और ऑप्शनल की तैयारी। अब सवाल उठता है कि जब हम प्री स्पेसिफिक तैयारी शुरू कर देंगे, अब क्योंकि 100 दिन रहते हैं, और अगर मान लीजिए सपोज कल से
आप प्री स्पेसिफिक प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं कि ठीक है अभी मेरे को सिर्फ प्री स्पेसिफिक ही करना है, या फिर आप लास्ट वीक ऑफ फरवरी से प्री स्पेसिफिक प्रिपरेशन शुरू करते हैं, तब हमारा रोड मैप क्या होना चाहिए और यहां से आपकी फाइनल रोड टू प्रीलिम शुरू होगी। चाहे आप ये कल से करें या फिर 10 दिन बाद से करें, लेकिन अगले 100 दिनों में आपको यही प्लान फॉलो करना होगा। आपके पास 6 मेजर सब्जेक्ट्स हैं। पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, इसमें सारे टाइप की हिस्ट्री कवर हो गई, ज्योग्राफी, साइंस एंड एनवायरनमेंट। ये 6 मेजर आपके पास सब्जेक्ट्स हैं और इन 6 की लगभग लगभग अगर मैं पिछले 10 साल का एवरेज लूं तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज है। आप ये कह सकते हो कि सर एनवायरनमेंट की थोड़ी ज्यादा है, लेकिन फिर उधर ज्योग्राफी उसे बैलेंस कर देता है, तो ज्योग्राफी के चलते ज्योग्राफी एनवायरनमेंट कलेक्टिव थोड़ी कम हो जाती है। तो ऐसे में ऑलमोस्ट इन सब्जेक्ट्स की बराबर की वेटेज है। तो सबसे पहला मिथ आपके दिमाग से निकलना चाहिए कि एक सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, दूसरा सब्जेक्ट कम इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर इन 6 कोर पिलर्स के ऊपर फोकस करें तो इनकी ऑलमोस्ट एवरेज वेटेज बराबर की है। अगर बराबर की वेटेज है तो फोकस भी बराबर का होना चाहिए। अगले 100 दिनों में आपको ये 6 सब्जेक्ट करने हैं, तो बेसिक मैथ्स करके हमारे को ये समझ आता है कि आपके पास तकरीबन तकरीबन हर सब्जेक्ट के लिए 16 से 17 दिन है। यहां से आपको इस बात की क्लैरिटी मिलेगी कि अब जब आप अपनी स्ट्रैटेजी और टाइम टेबल बनाओगे अगले 1-2 महीने का, तो आपने अपने खुद के टारगेट सेट करने हैं। कैसे टारगेट? कि सपोज आज आपने फुल फ्लेजेड रोड टू प्रीलिम्स की प्रिपरेशन शुरू करी। अब आपने अगले 16 दिन पे एक पिलर लगा दिया कि मेरे को आज से लेके अगले 16 दिनों के बीच में लेट अस से इकोनॉमी खत्म करनी है। मेरे को अगले 16 दिनों में लेट अस से पॉलिटी खत्म करनी है। अगले 17 दिनों में लेट अस से मेरे को एनवायरनमेंट खत्म करना है। अब आप क्या करोगे? क्योंकि एग्जैक्ट 100 दिन बचे हैं, तो आप डिवाइड बाय 6 करके हर सब्जेक्ट को बराबर का टाइम दोगे, क्योंकि उनकी वेटेज बराबर की है। यहां पे एक डिस्क्लेमर रहेगा, वो ये कि कुछ लोगों का कुछ सब्जेक्ट ज्यादा स्ट्रांग होता है और कुछ वीक होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप लड़ा से इकोनॉमी जो है वो 10 दिन में कर सकते हो, 16 में नहीं 10 दिन में कर सकते हो, तो आप इसे 10 दिन दो, तो आपके पास बच गए 6 दिन। 16 दिन देने थे, इकोनॉमी आपकी बहुत स्ट्रांग हो गई सपोज, तो आपने 10 दिन दिए। ये जो 6 दिन आपके पास बचे, ये आप अपने वीकेस्ट एरिया में एक्स्ट्रा दे सकते हो। सपोज आपका साइंस एंड टेक बहुत ही ज्यादा वीक है, तो आप वहां पे 16 की जगह 20 दिन दे सकते हो। आप ये आपको इंडिविजुअली करना पड़ेगा। करने को मैं ये आपके लिए कर सकता हूं, लेकिन फिर सबकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस अलग होती हैं। हजारों लोग वीडियो देख रहे हैं, तो ऐसे में एक फिक्स्ड प्लान देना सही नहीं होगा। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? अब वीडियो पॉज करके अपना टाइम टेबल सोचिए, वीडियो के साथ ही चलते रहिए, पॉज करके सोचिए सबसे पहले कि मेरे को अगले 100 दिनों में सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट शुरू करना है। सर ये डिसाइड कैसे करेंगे कि पहले क्या रिवाइज करना है? मेरा एडवाइस इधर ये रहेगा कि इन 6 सब्जेक्ट्स में आपको ये पता है कि आपका स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है और आपका वीक एरिया क्या है। सपोज करिए कि आपको हिस्ट्री का नाम सुन के बहुत डर लगता है। अपने डर को सबसे पहले कॉन्कर करना है आपको। अपनी कमजोरी के ऊपर सबसे पहले जीत हासिल करनी है, और इसलिए समझदारी ये कहती है कि ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट्स ऐसा होगा कि अपना कमजोर सब्जेक्ट सबसे पहले करना है। देखिए, यहां पे दो अप्रोच होती है, एक होती है फेलियर वाली अप्रोच और एक होती है विनर वाली अप्रोच। विनर वाली अप्रोच क्या होती है कि अगर मेरे को किसी चीज से डर लग रहा है, अगर बॉलर मेरे को बाउंसर मार रहा है, तो मैं आउट नहीं होऊंगा, मैं पुल मार के छक्का मारूंगा। मतलब अगर आपको एक सब्जेक्ट से डर लग रहा है, उसको सबसे पहले कॉन्कर करो। जिस दिन आपने वो डर के ऊपर कॉन्कर कर लिया, आपकी आधी सफलता तो वहीं से तय हो गई। वीकेस्ट सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद सेकंड वीकेस्ट, थर्ड वीकेस्ट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। मतलब कि इन 6 सब्जेक्ट्स को 3-3 हिस्सों में डिवाइड कर लो। 3 जो कमजोर हैं, 3 जो स्ट्रॉन्ग हैं। पहले करने हैं कमजोर वाले, फिर करने हैं स्ट्रॉन्ग वाले, और अकॉर्डिंगली दिन एलोकेट करने हैं कि वीक वालों में थोड़े से ज्यादा, कि 16 की जगह 18 दिन दे दिए, और स्ट्रॉन्ग वालों में 16 की जगह लेटर से 14 दिन दे दिए। तो वीडियो पॉज करके आप सबसे पहले आज से लेके फरवरी 3rd वीक से लेके
25 मई तक का अपना एक टाइमलाइन सेट कर लो कि आपको कब-कब, कौन-सा सब्जेक्ट करना है और उसके दिन वहीं पे लिख लो। उसके बाद आप उस टारगेट को स्ट्रिक्टली मॉनिटर करोगे। तो इससे क्या होगा कि जो आप बाहर ये ढूँढ रहे हो कि सर पर्सनल मेंटरशिप मिल जाए या बाहर आप ढूँढ रहे हो कि कोचिंग करें, ना करें, कैसे करना है, आप अपने खुद के मास्टर हो गए। अब आप खुद को ट्रैक करोगे अपने उस टाइम टेबल के माध्यम से। सवाल उठता है कि सर टाइम टेबल बन गया, हमने टाइमलाइन सेट कर ली 16-16, 18-18 दिन की, अब रिवीजन करनी कैसे है? इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मेरे पास बहुत क्वेश्चंस आए और अलग-अलग लोगों की अलग-अलग स्कीम रहती है। कोई कहता है कि सर हम पहले पीवाईक्यूज़ करना चाहते हैं। कोई कहता है कि हम पहले मॉक क्वेश्चंस करना चाहते हैं, उसके बाद रिवीजन करेंगे। कोई कहता है हम पहले किताब पढ़ना चाहते हैं। इंटरनेट के ऊपर अलग-अलग कोचिंग्स में अलग-अलग एस्पिरेंट्स रेडिट, कोरा, गूगल पे अलग-अलग स्ट्रैटेजीज़, फोरम्स वगैरह पे पढ़ के अलग-अलग स्ट्रैटेजी बनाते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि मैं यूपीएससी से ज़्यादा बेहतर एजुकेशन को समझता हूँ और उस एजुकेशनल एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए मेरा तजुर्बा ये कहता है कि जब भी हम रिवीजन करते हैं, तो सबसे पहले हमारे को अपने नोट्स या अगर आपने बुक में ही स्केच पेन, हाइलाइटर से अंडरलाइन कर रखा है, सबसे पहले हमारे को उसे रिवाइज करना है। रिवीजन का पर्पस होता है कि जो हमने पुराना कुछ पढ़ा था, उसको एक बारी ब्रश अप कर लें, दिमाग में उसकी एक क्लियर पिक्चर बैठा लें। तो आप जब रिवीजन शुरू करोगे इन सब्जेक्ट्स की, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, अगर नोट्स नहीं बनाए तो टेक्स्ट बुक के अंदर ही स्टिकी नोट्स लगाए हैं, जो भी करा है, आप पहले उसे रिवाइज करिए। फॉर एग्जांपल लेट अस से आपने बोला कि सर आज मेरे टाइम टेबल के हिसाब से मेरा फंडामेंटल राइट्स का दिन है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स पूरा रिवाइज करोगे। हेड टू टो एक-एक कॉन्सेप्ट एक-एक बात रिवाइज करोगे। स्टेप नंबर 1 जैसे ही ये स्टेप नंबर 1 पूरा हो गया, अब आपके बेसिक सारे क्लियर हो गए। अब आप जाओगे स्टेप नंबर 2 पे, जहाँ पे आप फंडामेंटल राइट्स के जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं, 1995 से लेके 2023 तक, उन्हें सॉल्व करोगे अलोंग विद ऑप्शन एनालिसिस। आप सिर्फ आंसर टिक नहीं करोगे, आपका काम यहाँ पे ये है कि आप चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक जिसके भी पीवाईक्यूज़ कर रहे हो, उसके गलत ऑप्शंस का एनालिसिस भी आपको करना है। क्योंकि ये मैं बार-बार अपने वीडियोज़ और लेक्चर्स में बोल चुका हूँ कि यूपीएससी क्या कर रहा है कि पुराने ईयर्स के जो गलत ऑप्शंस हैं, उनमें से ही अगले साल के क्वेश्चंस बना रहा है। तो ऐसे में आप ये ध्यान रखेंगे कि ऑप्शंस का एनालिसिस आपको ज़रूर करना है। साथ में जब आपका सेकंड वाला पिलर पूरा हो जाए, तो आप थर्ड पिलर पे आओगे, जहां पे अब आप मॉक क्वेश्चंस, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, आप अगर कुछ भी यहां पे करना चाहते हो, तो वो आप कर सकते हो। यहां पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आप कोई मॉक क्वेश्चन कर रहे हो, तो आपको ये बात दिमाग में रखनी है कि हर मॉक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि मॉक क्वेश्चंस अल्टीमेटली कंटेंट राइटर्स बनाते हैं। तो ऐसे में उनका थिंकिंग और यूपीएससी का थिंकिंग अलग हो सकता है। आपको अगर लग रहा है कि एक पर्टिकुलर मॉक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आउट ऑफ लीग है, ये तो सिलेबस के ही बहुत दूर है, बहुत बाहर है, उस टाइप के मॉक क्वेश्चंस को आप इजीली छोड़ सकते हो। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि कोई कॉन्सेप्ट आपसे मिस हो गया था, कोई कॉन्सेप्ट आपका कमजोर रह गया था और उसके ऊपर बहुत अच्छा मॉक क्वेश्चन आ रहा है, उसको बिल्कुल देखिए, पढ़िए, समझिए और उसके कॉन्सेप्ट को अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। आप इस तरीके से सिस्टमैटिकली चलोगे, तो आपको दिखेगा कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ रहा है। यूपीएससी इज अबाउट बेसिक रिवीजन मोर। फैंसी चीजें जितनी करोगे, आपकी रैंक उतनी ही नीचे जाती रहेगी और कट ऑफ से बाहर हो जाओगे। जितना बेसिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करोगे, उतना ही स्ट्रांग आपकी फाउंडेशन होती रहेगी। तो रादर दैन कि आप हर दूसरे दिन अपना एक प्लान बदल रहे हो कि आज मैंने रेडिट और कोरा पे पढ़ा कि पहले मॉक्स करनी चाहिए फिर बुक पढ़नी चाहिए, मैंने गूगल पे फोरम्स पे पढ़ा कि पहले पीवाईक्यूज करने चाहिए फिर बुक पढ़नी चाहिए। देखिए, एजुकेशन सेम रहती है, चाहे वो कॉलेज हो, स्कूल हो या यूपीएससी हो। जो दिमाग की कैपेबिलिटी है वो सेम रहती है और दिमाग हमेशा तब काम करेगा जब आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। तो बेसिक्स को पहले ब्रश अप करो, फिर उसके बाद नेट प्रैक्टिस करो और उसके बाद फिर वर्ल्ड कप खेलने जाओ। ये आपकी अप्रोच यहाँ पे होनी चाहिए। तो ये 3 पिलर अप्रोच आप अपनी रिवीजन में फॉलो करेंगे। ऑल्सो मेरी पॉलिटी की एक सीरीज मैंने शुरू करी है, जहां पे मैं पूरी पॉलिटी कवर करवा रहा हूँ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। पॉलिटी क्रैश कोर्स मेरे यूट्यूब चैनल पे ही वो अवेलेबल है। उस पे ऑलरेडी हजारों लोग बेनिफिट ले चुके हैं और हजारों लोग उसे देख रहे हैं। उसके मैं हैंडआउट्स भी इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में दे रहा हूँ।
मेरे ही चैनल पे अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वो देख सकते हैं। उसके हैंडआउट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ में वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। एंड अगर आपका कोई भी डाउट है दिमाग में और आपको लग रहा है मैंने इस वीडियो में कवर नहीं करा, उसे कमेंट में जरूर लिख दीजिए। मैं उस कमेंट्स को पढ़ के एक और वीडियो बना दूंगा डाउट रेजोल्यूशन का, जिससे आपकी कोई भी परेशानी हो वो मैं सॉल्व कर पाऊं। तो हमने समझा कि स्टेप बाय स्टेप रिवीजन प्रोसेस कैसे होगा। अब आते हैं करंट अफेयर्स पे। हमने जीएस के सब्जेक्ट्स देख लिए, उनकी टाइमलाइन समझ ली, और हमने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझ लिया कि जीएस के सब्जेक्ट्स की रिवीजन करनी कैसे है। अब करंट अफेयर्स पे आते हैं, और यहां पे आपको दो प्रकार की प्रॉब्लम्स को टैकल करना है। एक पुराने करंट अफेयर्स और एक नए करंट अफेयर्स। पुराने करंट अफेयर्स वो जो या आप पढ़ चुके हो या आपका बैकलॉग चालू है, और नए करंट अफेयर्स अखबार तो रोज आता है, सरकार कोई ना कोई पॉलिसी तो रोज लाती है, इंटरनेशनल विजिट्स तो रोज हो रहे हैं, स्कीमें तो रोज आ रही हैं। तो ऐसे में जो नया करंट अफेयर आ रहा है, हमारे को उसे भी टैकल करना है। ऐसे में करंट अफेयर्स एक ऐसा पिलर है जो आपको 100 के 100 दिन करना है। जैसे हम पॉलिटी तो 16 दिन पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी 16 दिन पढ़ रहे हैं, एनवायरमेंट 16 दिन पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री 16 दिन पढ़ रहे हैं, ये तो हम 16-16 दिन पढ़ रहे हैं। लेकिन करंट अफेयर्स एक ऐसा एरिया है जो आपको 100 में से 100 दिन करना है। ठीक है, यहां पे मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आपको करंट अफेयर्स में 3.5 घंटे का एक स्लॉट बनाना चाहिए सबसे पहले। इस 3.5 घंटे के स्लॉट में 2 घंटे आप पुराने करंट अफेयर्स रिवाइज करोगे, और 1.5 घंटा जो नया अखबार और करंट अफेयर्स आ रहे हैं उन्हें पढ़ोगे। तो इससे क्या होगा कि जो आप पीछे पढ़ते आ रहे हो और जो आप अभी भूल गए हो, प्रीलिम्स के लिए आपकी वो रिवीजन एकदम सॉलिड होती रहेगी, और नया करंट अफेयर भी आपका स्किप नहीं होगा। तो करंट अफेयर्स का जो स्लॉट रहेगा वो 3.5 घंटे का रहेगा। सवाल उठता है कि सर ये जीएस में कितने घंटे का स्लॉट देना था। उसकी चिंता मत करो, अभी मैं आपको डेली प्लानर दूंगा, वो आप डाउनलोड कर लेना। तो अब 3.5 घंटे का स्लॉट हो गया। 2 घंटे पुराने करंट अफेयर्स, 1.5 घंटा नया करंट अफेयर। पुराने करंट अफेयर सर कहां से करने हैं? देखिए, अगर आपने खुद के नोट्स बना रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर पुराने करंट अफेयर्स के नोट्स नहीं बना रखे, तो फिर आपको कोई ना कोई ईयरली कंपाइलेशन जो मार्केट में चलती हैं उन्हें ही रेफर करना पड़ेगा। बट आई विल प्रेफर, अगर आपने अपने नोट्स बना रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना रखे तो पुरानी कंपाइलेशंस उठाइए और उनसे करंट अफेयर्स को करना शुरू कीजिए। नए करंट अफेयर्स कहां से करने हैं? अगेन मैं प्रेफर करूंगा न्यूज़पेपर आप खुद से पढ़ रहे हैं। अगर आप नहीं पढ़ते न्यूज़पेपर, तो फिर तो मंथली कंपाइलेशन जिन पे आप रिलाय करते हैं, आपको वही देखना पड़ेगा। लेकिन अब वो दौर चला गया जब आप रोज के रोज करंट अफेयर्स करोगे, मतलब कि आज के आज करने हैं। आज के आज तो करना ही है, लेकिन अब पुराने वाले भी जो बैकलॉग है उन्हें भी कवर करना है, क्योंकि अब प्रीलिम्स बहुत पास है। करंट अफेयर्स एक ऐसे एरिया है जो आपकी नैया को पार लगाएगा, क्योंकि आपको पता है कि स्टैटिक और करंट में आजकल कितना ज्यादा इंटीग्रेशन होने लगा यूपीएससी में। तो करंट अफेयर्स को हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते। क्वेश्चन उठता है कि सर जो नए वाले करंट अफेयर्स हैं, जो हमें अखबार पढ़ना है, वो कब तक का पढ़ना है? ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, जितना मेरा तजुर्बा है यूपीएससी में, मेरे को ये दिखता है कि आपको एटलीस्ट 2 हफ्ते पहले तक अखबार पढ़ना चाहिए। मतलब कि अगर हमारा 26 मई को एग्जाम है, तो आपको कम से कम 10 मई तक अखबार पढ़ना चाहिए। अरे सर क्या बात कर रहे हो, तब तक तो पेपर छप चुका होगा। हो सकता है छप चुका हो सकता है ना छपा हो। हमारे को नहीं पता यूपीएससी अंदर कैसे काम कर रहा है, और जो लोग ये क्लेम करते हैं कि उन्हें पता है कि पेपर छप चुका है, यूपीएससी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता बाहर। आपको ये लॉजिक समझना है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहा है, हो सकता है कि वो आपका करंट अफेयर पिछले साल पढ़ते हुए कभी छूट गया हो और अखबार में अभी दोबारा रिपीट हो रहा हो। करंट अफेयर्स की एक हैबिट होती है कि वो बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, पर्टिकुलरली इकोनॉमी, पॉलिटी और सोशल इश्यूज में। एनवायरमेंट और साइंस अटैक तो चलो ठीक है, वो वन टाइम होते हैं। एक स्पीशीज एक बार न्यूज में आती है तो दोबारा बहुत रेयरली आती है। एक साइंटिफिक इनोवेशन न्यूज में आ गई तो दोबारा बहुत कम आती है। लेकिन पॉलिटी, इकोनॉमी, आईआर बेस्ड करंट अफेयर्स, सोशल इश्यूज हो गए, जैसे ट्रिपल तलाक हो गया, अपना मैरिटल रेप हो गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड आजकल चल रहा है, ये मसले बार बार रिपीट होते हैं। ऐसे में मैं ये चाहूंगा कि आप 10th मई तक करंट अफेयर्स पढ़ें, जिससे कि आपके पुराने जो भी करंट अफेयर्स कमजोर रह गए होंगे, अगर कोई या फिर कोई छूट गया होगा, तो वो यहाँ पे अखबार में रेपिटेशन के चलते कवर हो जाएगा। प्लस आपको मेंस की भी तो तैयारी करनी है। तो आप यहाँ पे ये समझिए कि आप एक तीर से दो निशाने मार रहे हैं,
कि अपने कमजोर करंट अफेयर्स के एरियाज को स्ट्रॉन्ग भी कर रहे हैं और साथ में 80 दिन के बाद जो आपको मेंस की तैयारी करनी है वो भी आप यहां से स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। प्रीलिम्स के बाद 80 दिन आपको लगातार जो तैयारी करनी है आप उसे भी यहां पे स्ट्रॉन्ग करते चल रहे हैं। सवाल उठता है कि सर करंट अफेयर्स कितने टाइम के करने हैं? अभी क्योंकि हमारा 2024 का अटेम्प्ट है तो मैं ये मानता हूं कि जनवरी 2023 से लेके मई 2024 तक के करंट अफेयर्स आपको करने चाहिए। वैसे तो यूपीएससी आजकल 3-4 साल पुराने करंट अफेयर्स भी पूछने लगा है, लेकिन उतना टाइम और कॉस्ट बेनिफिट का कोई बहुत ज़्यादा अच्छा रेशो नहीं बैठता। ऐसे में आप जनवरी 2023 अप्रॉक्सिमेटली 16 से 17 महीने सेफली ये कर सकते हैं और इसमें आपके 90 टू 95% करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो हैं, वो कवर होने लगेंगे। तो ये है करंट अफेयर्स की आपकी स्ट्रैटेजी। क्वेश्चन उठता है सीसैट। अब ये एक मेक और ब्रेक टॉपिक है, जहां पे मेरे कुछ स्टूडेंट्स जो पहले रहे हैं उनका ओवर कॉन्फिडेंस उन्हें बहुत महंगा पड़ा। ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो इंजीनियरिंग और मैथ्स बैकग्राउंड से आते थे और उनको रिपीटेडली बोलने के बाद भी उन्होंने सीसैट पे ध्यान नहीं दिया। उनका जीएस में 110 स्कोर बना लेकिन सीसैट क्लियर नहीं हुआ। तो ऐसे में हमारे को वो गलतियां नहीं दोहरानी है और सीसैट को हमारे को अगेन करंट अफेयर्स की तरह 100 में से 100 दिन फोकस करना है। उसका कारण यह है कि सीसैट में हम ज्यादा समय डिवोट नहीं करेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा 100 में से 100 दिन। मैं आपसे ये उम्मीद नहीं कर रहा हूं कि आप 5-5 घंटे सीसैट को दीजिए, नहीं, आपको वो नहीं करना है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप दिन में 1 घंटा सिर्फ सीसैट को देंगे और लेकिन कंसिस्टेंसी से डेली देंगे। सीसैट के 3 मेजर पिलर होते हैं, अपना क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। यहां पे मैं ये उम्मीद करता हूं कि सबसे पहले हम क्वांट की प्रैक्टिस शुरू करेंगे। उसका रीजन ये है कि यूपीएससी ने तीनों पिलर्स में से जो सबसे ज्यादा मुश्किल आजकल बनाया हुआ है वो है क्वांट, पर्टिकुलरली नंबर सिस्टम, सीक्वेंसेस एंड सीरीज, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। ये सारे टॉपिक्स क्वांट के टॉपिक्स हैं और यूपीएससी का इनके ऊपर बहुत ज्यादा कोर फोकस है। रीजनिंग पिछले कुछ साल से काफी आसान आ रही है और उसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के साथ प्रॉब्लम यह है कि आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लीजिए, इंग्लिश की ऐसी लैंग्वेज जो यूपीएससी एग्जाम में देगा वो हमारे को उसी समय समझ नहीं होगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैथ्स एक ऐसा एरिया है कि जहां पे आपने अगर अपनी प्रैक्टिस सॉलिड कर ली तो यूपीएससी सिर्फ वैल्यूज चेंज कर सकता है क्वेश्चन के अंदर, वो एकदम ही नया क्वेश्चन इन्वेंट बहुत मुश्किल से कर पाएगा। मतलब कि आप मैथ्स में जितने ज्यादा टाइप के क्वेश्चंस पहले से ही कवर करके जाओगे, आपका सीसैट का सक्सेस रेट उतना ही ज्यादा इंक्रीज होता रहेगा। यहाँ पे प्रैक्टिस का रोल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और जितनी ज्यादा टाइप के क्वेश्चंस आप कवर करोगे, कि नंबर सिस्टम में मैंने एलसीएम, एचसीएफ, पैराग्राफिक क्वेश्चंस, नंबर सिस्टम के रिमाइंडर, पावर्स, एक्सपोनेंट्स, ये सब मैंने कवर कर लिया, तो अब मेरे को लगता है कि मैं यूपीएससी के क्वेश्चंस टैकल कर पाऊंगा। इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम यह है कि सपोज आप 500 पैराग्राफ पढ़ के जा रहे हो, लेकिन उससे आपको ये नहीं समझ आएगा कि यूपीएससी ने एग्जाम में क्या पैराग्राफ दिया है, क्योंकि वो तो लैंग्वेज है, वहां पे वो कैसा भी पैराग्राफ दे सकता है। तो आपको सीसैट में सबसे पहले अपनी क्वांट के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि यूपीएससी का आजकल फेवरेट एरिया यही बना हुआ है। जैसे ही क्वांट आपको लगे कि सफिशिएंट प्रैक्टिस हो गई है, आप रीजनिंग के ऊपर आ जाइए और उसके बाद फिर इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर। आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं ऑलरेडी अपने YouTube चैनल पे एक फ्री सीरीज चला रहा हूं, जिसमें मैं 22 लेक्चर्स ऑलरेडी डाल चुका हूं और 23rd लेक्चर आने वाला है। इस सीरीज में मैं क्वेश्चंस खुद से बना के भी डाल रहा हूं और यूपीएससी के 2023 के ट्रेंड के हिसाब से मैं क्वेश्चंस को फ्रेम कर रहा हूं। बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आपको इधर मिलेंगे जो ना किसी किताब में है, ना ही गूगल पे, आप सर्च भी कर सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में सीरीज चालू है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप सीसैट में, अच्छा, और हर वीडियो 20 से 25 मिनट का रहता है, तो ये जो 1 घंटे का स्लॉट है उसमें ही आप ये वीडियोस को एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे आपके सीसैट का एक बहुत भारी बोझ मैं सॉल्व कर दूं। ये कंसिस्टेंटली चलता रहेगा और आप इसके ऊपर पूरे तरीके से रिलाय कर सकते हो खुद से। आप किताब ढूंढोगे, उसमें क्वेश्चन देखोगे, क्योंकि सीसैट की कोई किताब तो है नहीं आज की तारीख में मार्केट में जो हमें लगे कि बहुत अच्छी किताब है और पैटर्न के हिसाब से है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी सीसैट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। ऐसे में आप इस सीरीज के ऊपर कंप्लीटली रिलाय कर सकते हैं। तो सीसैट हमने देखा कि रोज 1 घंटे की प्रिपरेशन हम सीसैट को देंगे। ये आता है आपका डेली प्लानर, ये आप डाउनलोड कर लेना और इसमें मैं आपको फीचर्स बता देता हूं कि क्या है।
साथ में जीएस और सीसैट को कहाँ पे कितना टाइम देना है वो हम समझने वाले हैं। ये जो दिन का पहला स्लॉट है, ये मैंने टाइम हाइपोथेटिकली लिखा है सुबह 8:30 से 10:30। आप चाहो तो आप अपने हिसाब से उसे चेंज कर सकते हो। आपको ये नहीं करना कि क्योंकि सर ने वीडियो में बोल दिया तो मेरे को 8 बजे उठना है। आपका अपना रूटीन है, आप सिर्फ यहाँ पे बात की एसेंस समझिए कि पहला स्लॉट जो है 2.5 घंटे का, वो हमें देना है एक सब्जेक्ट को, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, वॉट 2.5 घंटा ये लगातार रिवाइज करने के बाद हम लेंगे 30 मिनट्स का ब्रेक। ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे क्या होता है, अगर आप 2-2.5 घंटे से ज्यादा एक साथ पढ़ोगे, आपका फोकस कम होने लगेगा, डे ड्रीमिंग करने लगोगे, मोबाइल खोल के इंस्टा और यूट्यूब पे रील्स देखने लगोगे, और आपको लगेगा कि मेरी तो पढ़ाई चल रही है, मैंने तो 2 मिनट का ब्रेक लिया था। वो 2 मिनट कब खत्म होकर आधा घंटा हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, और फिर फ्रस्ट्रेशन आएगी कि मैं तो पढ़ रहा था लेकिन मोबाइल की डिस्ट्रैक्शन हो रही है। बेटर ये है 2.5 घंटा अपना मोबाइल फोन ऑफ रखिए, सोशल मीडिया से दूर रहिए, लग के एक सब्जेक्ट करिए, आधा घंटे का ब्रेक लीजिए, नाश्ता वगैरह करिए, रिफ्रेश होइए, और फिर दोबारा 2.5 घंटे बैठिए सेकंड सब्जेक्ट के लिए। दूसरा सब्जेक्ट, आपको एक बार में 2 सब्जेक्ट साथ में लेके चलना है, 2 से ज्यादा नहीं लेने क्योंकि यहां पे समय नहीं बचेगा। और एक सब्जेक्ट अगर आप 6-6 घंटे पढ़ोगे तो मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं बोरियत ना आ जाए, इसलिए एक फाइन बैलेंस बनाते हुए हम यहाँ पे 2 सब्जेक्ट्स को 2.5-2.5 घंटा पढ़ सकते हैं। अब उसके बाद जब आपका सेकंड स्लॉट खत्म हो गया, अब आप थोड़ा लंबा ब्रेक लोगे 1:30 से 3 का। ये वाला जो ब्रेक है इसमें आप लंच भी करोगे, और यहां पे आप 45 मिनट्स का एक नैप भी लोगे। सर ये क्या बात कर रहे हो, बता रहा हूं उसका लॉजिक है। ऑलरेडी आप 5-6 घंटे मेहनत करके थक चुके हो, लेकिन इसके बाद वाला जो हमारा स्लॉट होने वाला है वो हमारे दिन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। इसलिए उस स्लॉट में बैठने से पहले आपको कंप्लीट एनर्जी चाहिए। इवन मैं एक बार राफेल नडाल का एक इंटरव्यू देख रहा था जहां पे उन्होंने बोला कि मैं पूरा दिन टेनिस की प्रैक्टिस करता हूं, लेकिन मैं दोपहर में 30 से 45 मिनट्स का नैप या ब्रेक जरूर लेता हूं। उससे क्या होता है कि जो मेरी इवनिंग वाले स्लॉट की ट्रेनिंग होती है उसमें मेरे पास एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है। ऐसे में अगर हम यहाँ पे 45 मिनट्स का एक अच्छा खासा नैप या ब्रेक ले रहे हैं तो उससे हमारी अगले वाले स्लॉट की तैयारी बहुत आसान हो जाएगी, जो कि है 3.5 घंटे लगातार हमारा करंट अफेयर्स का स्लॉट, जहां पे 2 घंटे मेरे को ओल्ड करंट अफेयर रिवाइज करने थे जो हमने अभी प्लान में देखा, और 1.5 घंटा मेरे को नए करंट अफेयर्स करने थे जो हमने अभी प्लान में देखा। ये 3.5 घंटे लगातार पढ़ाई करने के लिए आपको यहाँ पे थोड़ी देर सोना बहुत जरूरी है, जिससे आपकी एनर्जी और फोकस दोबारा से वापस आ जाए। 3 से 6.5 लगातार करंट अफेयर्स पढ़िए, और ये आपका बहुत ज्यादा हैवी स्लॉट होने वाला है, लेकिन अगर आपने ये कंसिस्टेंसी से निकाल दिया मजा आ जाएगा एग्जाम में। साथ में 6:30 से 7:30 ये है आपका लेजर टाइम, शाम का टाइम, लेजर टाइम। यूपीएससी का मतलब ये नहीं है कि आप अपने दिमाग को एकदम बंद कर लो, सिर्फ पढ़ाई, उससे क्या होगा, आप प्रेशर में आओगे और आपकी प्रोडक्टिविटी कम होगी। 6:30 से 7:30 आप बाहर घूम के आइए, साइकिलिंग, वॉक, रनिंग, जॉगिंग, जिम, छत पे घूमना, वट नेचर में या बाहर निकलना बहुत जरूरी है। उससे आपको एक रिफ्रेशमेंट मिलेगा, सोचने का समय मिलेगा कि मैंने क्या क्या गलतियां करी आज, मैं कल उन्हें कैसे सुधार सकता हूं, आज मेरे क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे, कल मेरे को वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स दोहराने हैं। तो ये लेजर टाइम, गाने सुनना, वॉक करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये टाइम खत्म होता है उसके बाद 1 घंटा 7:30 से 8:30 लग के सी सेट करेंगे। सी सेट खत्म होते ही आप 8:30 से 9:30 अपना डिनर रखिए, फैमिली के साथ बैठिए, और उसके बाद फाइनली 1 घंटे का हो गया आपका बफर पीरियड। बफर पीरियड का मतलब है कि अगर लग रहा है कि ऊपर कुछ ठीक से पूरा नहीं हुआ, उसे यहां पे पूरा कर लिया। अगर लग रहा है कि ऊपर सब पूरा हो गया तो यहां पे कुछ एडिशनल रिवीजन कर ली कि हाँ चलो अभी मैं काम करता हूं, थोड़ी सी रिवीजन और कर लेता हूं, मेरे पास समय है। ये आपका 1 घंटा बफर हो गया कि पीछे का कुछ छूटा है, कोई प्रॉब्लम हो गई थी, कहीं जाना पड़ गया, कोई आ गया, तो ये बफर स्लॉट है। अगर आपको लगता है कि पूरा दिन के टारगेट खत्म हो गए हैं तो यहां पे आप कुछ एडिशनल रिवाइज कर सकते हो। ये हो गया आपका एक डेली स्केड्यूल जहां पे हमारे को 2 सब्जेक्ट्स करने हैं। इसके साथ
यहां पर एक मैंने कॉलम बनाया है कि मेरे आज के गोल्स क्या क्या हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है जहां पे आप रोज रात को सोने से पहले अगले दिन के गोल्स लिखोगे। यहां पे आप लिखोगे कि सपोज कल मेरे को इकोनॉमी के 3 चैप्टर करने हैं, ज्योग्राफी के 2 चैप्टर करने हैं, मेरे को दिसंबर के करंट अफेयर्स 15 तारीख तक खत्म करने हैं, मेरे को सी सैट में प्रॉफिट एंड लॉस खत्म करना है। जो आप 4 चीजें कर रहे हो, 2 सब्जेक्ट करंट अफेयर्स और सी सैट, उन चारों के टारगेट्स आप यहां पे लिखो। पूरा दिन ये टारगेट जब आपकी नजरों के सामने होंगे, आपको अपने आप दिमाग में एक क्लॉक चलती रहेगी, मेरे को टारगेट करना है, टारगेट करना है, टारगेट करना है, टारगेट करना है। डीमोटिवेशन का समय ही नहीं मिलेगा। साथ में जैसे जैसे टारगेट पूरे होते रहें, उनको यहां पे अचीवमेंट वाले सेक्शन में लिखते रहिए। उससे कॉन्फिडेंस आएगा, यार मैंने तो टारगेट पूरा कर दिया, मजा आ गया, मैंने तो जितना सोचा था उससे ज्यादा पूरा कर दिया, ये मोमेंटम तो मैं बनाए रखूंगा। तो यहां पे आपको अपने आप को मॉनिटर करने के लिए 2 चीजें लिखना बहुत जरूरी है। कुछ चीजें दिमाग में सोचने से नहीं होती, उनको लिखना पड़ता है। और उनको लिखने के लिए आपको क्या करना है कि जो आपके दिन के टारगेट है वो यहां लिखे, और जो जो अचीव हो गया उनको यहां लिखा। उससे आपका एक ट्रैक रहेगा और आप देखते रहोगे कि मैं कितना सक्सेसफुली तैयारी कर रहा हूं। जो आपको लगता है आपसे आज के दिन में गलतियां हुई हैं, उसको आप इधर नोट्स वाले सेक्शन में लिख सकते हैं। इसका प्रिंट आउट आप ले लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, इसका प्रिंट आउट ले लो। और इसको रिगरसली अगर आप फॉलो करोगे, आपको खुद दिखेगा कि आपको बाहर किसी मेरे ऐसे एजुकेटर की जरूरत ही नहीं है, आप खुद से ही सारा काम कर दोगे। तो ये आपका डेली प्लानर। आगे बढ़ने से पहले यहां तक आपके जो भी डाउट्स है ना दिमाग में, आप कमेंट में डाल दो। मैं कमेंट्स को बहुत एक्टिवली खुद पढ़ता हूं, मेरी कोई टीम नहीं है, सारे कमेंट्स मैं ही पढ़ता हूं और उनका रिप्लाई भी मैं ही करता हूं। जो भी डाउट्स आप वहां पे लिखोगे, उनको मैं पढ़ के अगले हफ्ते में एक और वीडियो बना के आपके बचे हुए डाउट्स भी सारे निकाल दूंगा। आप चलते हैं आगे टेस्ट सीरीज की तरफ, क्योंकि ये ऐसा एक माहौल है जहां पे टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा होता है मार्केट में। एस्पिरेंट के लिए क्या सही है क्या नहीं, वो हम यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि सर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज करनी है या ऑफलाइन करनी है। यहां पे मेरा आंसर ये है कि टेस्ट सीरीज का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है आपको क्वेश्चन से रूबरू कराना। टेस्ट सीरीज का ऑब्जेक्टिव होता है ये बताना कि आपका कौन सा कॉन्सेप्ट कमजोर रह गया और कौन सा कॉन्सेप्ट वीक रह गया। कुछ लोग बोलते हैं कि टेस्ट सीरीज जो होता है उससे माहौल पता चलता है, बैठने की समझ आती है। सही बात है, लेकिन उसके लिए आपको 10-15 टेस्ट एक ही माहौल में बैठ के देने की जरूरत नहीं है। उसका कारण यह है कि आपने 12th के बाद भी कई सारे कंपेटिटिव एग्जाम्स दिए हैं और आप कॉलेज में भी अलग अलग एग्जाम्स देते आए हो। ग्रेजुएशन तक आपने इतने सारे एग्जाम्स दिए कि आपको एग्जाम हॉल की फील ऑलरेडी पता है। काउंटर आर्ग्यूमेंट आ सकता है कि यूपीएससी की बात अलग होती है, यूपीएससी की बात अलग हमारे दिमाग में है। यूपीएससी भी एक एग्जाम ही है वैसे तो देखा जाए तो। ऐसे में ये जो 100 दिन है, यहाँ पर हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है वो हमारा समय है। अगर आपको लगता है कि ऑफलाइन टेस्ट देने जाने में आने में आपके 5 से 6 घंटे खराब हो रहे हैं, 1-1.5 घंटा जाने का, 1-1.5 घंटा आने का, 2-2.5 घंटे टेस्ट देना वहां पे देखना, तो फिर उसका कोई बहुत ज्यादा मतलब बनता नहीं है। उसका कारण ये है कि आप वापस जब तक आओगे दिन में, आप पूरे टूट चुके होगे। थकान, मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, आपके ये 3 स्लॉट अप्रोक्सीमेटली खत्म हो गए। आपको एक ट्रेड ऑफ समझना है यहाँ पे। ट्रेड ऑफ का मतलब है कि एक टेस्ट का मतलब है आपकी एक दिन की 2 सब्जेक्ट्स की रिवीजन और कुछ करंट अफेयर्स की रिवीजन गई। और जब तक रिवीजन होगी नहीं, तब तक टेस्ट देने का कोई बहुत ज्यादा मतलब बनता नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर आपको चूज करना है कि टेस्ट सीरीज और रिवीजन में आपको किसको प्रेफरेंस देनी है, तो प्रेफरेंस नंबर 1 दी जाएगी रिवीजन को। और रिवीजन के बाद ही जब आपको लगता है कि आपकी रिवीजन बहुत हद तक पूरी हो चुकी है, उसके बाद ही आपको टेस्ट सीरीज की तरफ आगे बढ़ना है। उसका कारण यह है कि कुछ लोग यहाँ पे अपना दिमाग ये लगाते हैं कि हम टेस्ट देते रहते हैं, उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे उसके थ्रू रिवीजन होती रहेगी। ये अप्रोच काम नहीं करती कि हम पहले टेस्ट देते रहें और फिर देख लेंगे रिवीजन क्या करनी है। हमेशा पहले एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन की जाती है, फिर पीवाईक्यूज किए जाते हैं और आखिरी में मॉक्स दिए जाते हैं।
मॉक्स तब दिए जाते हैं जब आपकी सिलेबस के ऊपर अच्छी खासी पकड़ हो चुकी है। अगर आपकी पकड़ ही नहीं है सिलेबस के ऊपर, तो आप एग्जाम हॉल में 2 घंटे तो बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि आपको कुछ नहीं आता। तो आप वहां पे 2 घंटे बैठ क्यों रहे हो? फिर तो आप टेलीग्राम या किसी मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर की दुकान से टेस्ट सीरीज खरीद के उसके क्वेश्चंस घर पे ही सॉल्व कर लो। टेस्ट का मतलब ये होता है कि आपको आकलन करना कि आपको कितना आता है। जब आपको पहले ही पता है कि आपको कुछ नहीं आता, तो आप टेस्ट सीरीज में बैठ के समय खराब क्यों कर रहे हो? सीधा सा ट्रेड ऑफ है कि एक टेस्ट का मतलब है आपके 2 सब्जेक्ट्स की रिवीजन और आधा करंट अफेयर्स गया उस दिन का। तो आपको बहुत सोच समझ के टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। प्लस ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन में आपको वो मोड सेलेक्ट करना है जो आपके घर के पास हो या फिर आपका समय बचाए, क्योंकि समय इस टाइम सबसे कीमती है। एक-एक दिन महत्वपूर्ण है। अगर आप दूसरे शहर में और आपके शहर में टेस्ट सीरीज ही नहीं है, तो आपको उसके लिए दिल्ली शिफ्ट होने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास ऐसे कई डाउट्स आए कि सर सिर्फ टेस्ट सीरीज के लिए दिल्ली शिफ्ट हो जाएँ। उसका कोई सेंस नहीं है। जब तक आओगे, सेटल होगे, खाने-पीने, रहने का हिसाब बैठाओगे, तब तक तो प्रीलिम्स दिखने लगेगा सामने। उसका कोई सेंस नहीं है। तो जो आपके लिए टाइम बचाए, जो आपके लिए कन्वीनिएंट हो, आपको वो वाली टेस्ट सीरीज ज़्यादा सिलेक्ट करनी है। इसके अलावा कुछ एस्पिरेंट्स के दिमाग में एक बेंचमार्क होता है कि हमारे को 30 टेस्ट देने हैं, 40 टेस्ट देने हैं, 50 टेस्ट देने हैं। अगेन, जितने ज़्यादा टेस्ट, उतनी ही कम रिवीजन, क्योंकि अल्टीमेटली आपके पास टाइम लिमिटेड है। आपके पास घंटे उतने ही हैं। तो आप जितना ज़्यादा टेस्ट दोगे, रिवीजन उतनी कम होती रहेगी। तो आपको एक बैलेंस मेंटेन करना है। और सच बात यह है कि पिछले कुछ वर्षों में टेस्ट सीरीज की एक्यूरेसी काफ़ी कम हुई है। यूपीएससी जिस प्रकार के सवाल पूछने लगा है, एस्पिरेंट्स का एक्सपीरियंस ये बताता है कि टेस्ट सीरीज से उनको बहुत ज़्यादा हेल्प हुई नहीं है। तो आपको ये समझना है कि जीएस में अप्रॉक्सिमेटली 12 से 15 टेस्ट बहुत ज़्यादा हैं, मतलब ये बहुत अपर लिमिट बता रहा हूँ मैं। और सीसैट में 8 से 10 टेस्ट बहुत ज़्यादा हैं। उसका एक कारण ये है कि इधर क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस कैसा है वो हमारे को नहीं पता। साथ में कुछ फीडबैक्स ऐसे आए कि टेस्ट सीरीज को अननेसेसरली हार्ड बनाने की कोशिश की जाती है, बट हमारे को ये समझना है कि यूपीएससी में आसान क्वेश्चन भी आता है। यूपीएससी का मतलब सिर्फ हार्डनेस नहीं होता। तो आप 12 से 15 टेस्ट यहाँ पे मोर देन सफिशिएंट है, प्लस सीसेट में 8 से 10 टेस्ट। इसे एग्जीक्यूट कैसे करना है, मतलब यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन में क्या करना है, समझिए। जब आप एक टेस्ट दे लो, उसके बाद अपने लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट में एक फाइल बना लो। टेस्ट सीरीज के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको वहां पे नए दिख रहे हैं कि हाँ ये नया कॉन्सेप्ट है, आप उसे वहां पे लिखते रहो। बेसिकली आपको क्या करना है कि आपको ऑनलाइन सोल्यूशन तो मिल ही जाएगा टेस्ट का, उसमें से जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लगा उसे सिंपली ई नोट्स में कॉपी पेस्ट कर लो। उसे हाथ से लिखने मत बैठना, क्योंकि हाथ से लिखने का समय अब गया। एग्जाम 100 दिन दूर है। अगर आप मान लो 12 टेस्ट जीएस के दे रहे हो और 8 टेस्ट सीसैट के दे रहे हो, इन 20 टेस्ट में ऑन एन एवरेज अगर 90 क्वेश्चन है, आप अगर 1800 क्वेश्चन के नोट्स बनाने बैठे तो आपको अगला प्रीलिम्स आ जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, कोई नया कॉन्सेप्ट दिखा, कोई नई लाइन दिखी, कोई नया फैक्ट दिखा, सिंपली टेस्ट सीरीज के ऑनलाइन सोल्यूशन में से कॉपी पेस्ट करो और अपने ई नोट्स में डाल दो। आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, उससे आपका समय काफी बचेगा। प्लस आपको टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करते हुए हमेशा 2-3 बातें दिमाग में रखनी है। एक, कि टेस्ट सीरीज इंटेंशनली थोड़ी हार्ड बनाई जाती है, जिससे कि एस्पिरेंट थोड़ा फियर में रहे। बेसिकली टेस्ट सीरीज एस्पिरेंट के लिए तो होती ही है, लेकिन इंस्टीट्यूट के लिए भी वो एक मार्केटिंग का तरीका है कि देखो हम टेस्ट इतना मुश्किल बना रहे हैं, तो हमारा कंटेंट कितना जबरदस्त होगा, विच इज नॉट ट्रू। मुश्किल टेस्ट सीरीज का मतलब ये नहीं है कि उस इंस्टीट्यूट का कंटेंट भी अच्छा होगा, एंड वाइजा वर्सा। तो यहाँ पे मेरी तरफ से कुछ टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग टिप्स रहेंगे। सबसे पहले कि हर क्वेश्चन जो होता है वो यूपीएससी लेवल का नहीं होता, प्लस हर क्वेश्चन जो है यूपीएससी की तरह हार्ड नहीं होता है, इजी नहीं होता। आप परेशान हो जाते हैं कि सर टेस्ट सीरीज में नंबर नहीं आ रहे हैं, क्या करने हैं। टेस्ट सीरीज के मार्क्स कोई मार्क्स नहीं होते, क्योंकि जो टेस्ट सीरीज है उसमें आधे क्वेश्चन कैसे हैं कैसे नहीं है। कुछ क्वेश्चंस तो एकदम ही ऐसे होते हैं जो यूपीएससी कभी नहीं पूछने वाला, लेकिन टेस्ट सीरीज ने दिए हुए हैं। तो आपको टेस्ट सीरीज के स्कोर को कभी भी सीरियसली नहीं लेना। आपको सीरियसली किस चीज को लेना है कि अगर आपसे कोई नेगेटिव मार्किंग हुई है, अगर आपने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया है, आपको उस कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए, आपको वो चीज सीरियसली लेनी है।
टेस्ट सीरीज का मतलब कभी भी कंपीट करना नहीं होता कि हाँ मेरे को स्कोर बताओ, ऑल इंडिया रैंक बता दो। उससे कुछ ज्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला। हो सकता है कि जो रियल टॉपर हैं वो उस इंस्टीट्यूट के डेटाबेस में थे ही नहीं, या फिर जो रियल सीरियस एस्पिरेंट हैं वो अपने कमरे में मुखर्जी नगर से टेस्ट सीरीज खरीद के सॉल्व कर रहे हैं, उनको ये ऐप बाजी करनी ही नहीं है। ये भी तो हो सकता है। तो आपको ये बात समझनी है कि जरूरत से ज्यादा टेस्ट सीरीज की रेस में दौड़ना एक तो आपके रिवीजन टाइम को खाएगा, प्लस एक फोबिया क्रिएट करेगा। लेकिन यूपीएससी सिर्फ मुश्किल क्वेश्चंस नहीं पूछता, साथ में यहां पे एक और एडवाइस मेरी तरफ से रहेगी कि टेस्ट को आप पार्शियली भी अटेम्प्ट कर सकते हो। कैसे? ये जो डेली प्लानर है, यहां पे आपने देखा कि आखिरी में हमारे पास एक बफर स्लॉट है 1 घंटे का। रादर देन कि आप 2 घंटे का पूरा टेस्ट एक साथ दे रहे हो, आप यहाँ पे 50-50 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, 30-30 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये बहुत ही टाइम एफिशिएंट तरीका है टेस्ट सीरीज सॉल्व करने का। उससे बेनिफिट ये होगा कि जब भी आप यहाँ पे टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, जितनी आप में हिम्मत बची उस हिसाब से आपने क्वेश्चंस कर लिए, आपकी रिवीजन का भी नुकसान नहीं हुआ, करंट अफेयर्स भी हो गए और आपका सीसैट भी हो गया। तो आप एक तरीका ये अपना सकते हो कि हफ्ते में आपने एक फुल लेंथ टेस्ट बैठ के दे दिया 2 घंटे, और बाकी समय आप आखिरी वाले स्लॉट में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। तो इससे क्या होगा कि आपने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है रिवीजन, रिवीजन इज मोर इंपॉर्टेंट देन टेस्ट सीरीज। तो आपने जब रिवीजन खत्म कर ली, उसके बाद फिर आप यहाँ पे टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो ये अपना पूरा टेस्ट सीरीज का एग्जीक्यूशन। अब आते हैं आपके कुछ सवालों पे जो मेरे पास डायरेक्टली आए हुए थे। सबसे पहला क्वेश्चन था कि क्या मैं एंशिएंट मटेरियल कल्चर को स्किप कर सकता हूं? जवाब है ना, क्योंकि यूपीएससी अनप्रिडिक्टेबल है। कब वो क्या क्वेश्चन पूछ ले हमें नहीं पता। साथ में एंशिएंट मिडीवल की वेटेज काफी ज्यादा बढ़ गई है, तो ऐसे में आप एंशिएंट मिडीवल स्किप नहीं करेंगे। अगर अभी तक आपने वो सब्जेक्ट्स नहीं करे हैं, मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी और मेरी रिकमेंडेशन भी यही रहेगी कि आप उनको सबसे पहले सॉल्व करिए, पढ़िए। सर, क्या सिर्फ लेक्चर वीडियोस देखने से हो जाएगा? मैं जनरली सिर्फ लेक्चर वीडियोस पे रिलाय नहीं करता। आई एम एन ओल्ड स्कूल पर्सन, और मेरे को ऐसा लगता है कि किताब पढ़े बिना किसी भी एग्जाम की अच्छे तरीके से तैयारी नहीं हो सकती। एजुकेशन का मतलब है कि पहले किताब और फिर बाकी कुछ। तो आप किताब से एंशिएंट मेडिवल पढ़ने की कोशिश करिए, भले ही वो तमिलनाडु की एनसीईआरटी क्यों ना हो, लेकिन आप पहले स्टेट बोर्ड की किताब पढ़िए और उसके बाद ही आगे कुछ करिए। सर, क्या इंडिया ईयर बुक इंपॉर्टेंट है? जवाब है हाँ। 2023 में हमारे को अप्रोक्सीमेटली 5 क्वेश्चंस इंडिया ईयर बुक से देखने को मिलते हैं, लेकिन उसके सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये किताब जो है आपको सिलेक्टिवली पढ़नी है। सर, क्या हमारे को इस साल एग्जाम देना चाहिए अगर हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है? तो अगर आपको लगता है कि आपका सिलेबस इतना ज्यादा इनकम्प्लीट है कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो 80 दिन होते हैं उसमें आपकी मेंस की तैयारी नहीं होगी, तो आपको इस बार का अटेम्प्ट नहीं देना चाहिए। उसका रीजन ये है कि अगर आपका ऑप्शनल ही पूरा नहीं है, आपका एथिक्स ही पूरा नहीं है, आपने 4-5 सब्जेक्ट छोड़ रखे हैं, तो प्रीलिम्स के बाद 80 दिनों में आप वो सब चीजें नहीं कर पाओगे। ऑप्शनल आप 80 दिनों में कर ही नहीं सकते पूरा। अगर आपको लगता है आपका एक पेपर हुआ हुआ ऑप्शनल का, एक नहीं हुआ हुआ, तो भी आपको 2025 के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। उसका कारण यह है कि अगर आपका सिलेबस पूरा नहीं है तो ये तो बात एकदम श्योर शॉट है कि इस बार तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। रादर दैन कि आप अगले 5 महीने जबरदस्ती की एक लॉस्ट वॉर लड़ें, आप 2025 पे डबल इंटेंसिटी से फोकस करो, तो आपका नवंबर तक सिलेबस पूरा हो जाएगा और उसके बाद आप रिवीजन करोगे तो 25 का श्योर शॉट अटेम्प्ट बनता है। तो इस बार जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है कि हाँ हाँ अभी मेरी सिर्फ इकोनॉमी हुई है या सिर्फ पॉलिटी हुई है, लेकिन मैं बाकी सिर्फ प्री ओरिएंटेड कर देता हूं। उसका कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आपको मेंस जो है वो सबसे बड़ी बैटल लड़नी है। सर, विच इज द बेस्ट टेस्ट सीरीज इन द मार्केट? देखिए, जो इजीली अवेलेबल हो और जो आपको सस्ती लग रही है आप वो अटेम्प्ट कर लो। 3-4 बड़े नाम है, उनमें से कोई भी उठा लो, सबकी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है। ऐसा कोई डेटा या ऐसा कोई प्रूवन फैक्ट नहीं है कि सिर्फ इसी इंस्टीट्यूट ने अच्छे क्वेश्चंस बनाए हैं। अच्छे क्वेश्चंस सब इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, खराब क्वेश्चंस भी सब इंस्टीट्यूट बना रहे हैं। तो गलतियां सब में मिलेंगी, अच्छे क्वेश्चंस भी सब में मिलेंगे। विच इज द बेस्ट करंट अफेयर्स कंपाइलेशन? मार्केट में 2-3 ही चलती हैं, कोई सी भी एक उठा लो। सबके पास सेम हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस आ रहा है, एक दो इधर उधर डाउन टू अर्थ ईपीडब्ल्यू वगैरह कर देते हैं, बट जिसकी लैंग्वेज आपको आसान लगे वो आप फॉलो कर सकते हैं। सर, टेस्ट सीरीज के लिए दिल्ली शिफ्ट होना है? बिल्कुल नहीं। आई एम फीलिंग टू स्ट्रेस, व्हाट इफ आई डोंट क्लियर द एग्जाम? देखिए, इस समय पे रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है रिजल्ट तक पहुंचने का रास्ता। अगर वो रास्ते में आप अपनी गाड़ी ठीक से चलाओगे,
आप हर बॉल पे अब बाउंड्री के लिए कोशिश करोगे तो आप मैच पक्का जीतोगे। यहां पे आपको ये नहीं करना कि मैं तो आखिरी ओवर में छक्का मारने वाला हूं तो अभी मैं आराम से बैठूंगा, नहीं, किस्मत के भरोसे नहीं बैठना। अभी रिजल्ट क्या होगा उसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना, क्योंकि रिजल्ट अभी आपके हाथ में है। अगले 100 दिन आपका रिजल्ट डिसाइड करेंगे कि आप कितना आगे या कितना पीछे जाते हैं। मेरी तरफ से कुछ टिप्स रहेंगी यहाँ पे, जो ओवर द पीरियड ऑफ वास्ट एक्सपीरियंस मैंने एस्पिरेंट्स को गलतियां करते देखा और मैं चाहता हूं कि ये गलतियां आप ना करें। ये एक ऐसा दौर है जहां पे आपको हर रोज एक नई स्ट्रैटेजी टेम्प्ट करेगी, अरे हाँ ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, आज मुदित सर ने ये बता दिया ये कर लेते हैं, आज फलाना फलाना मैम ने ये बता दिया वो कर लेते हैं। नहीं, आपको ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी है जिसमें आप कंफर्टेबल हो, क्योंकि पढ़ाई आपको करनी है। आपको एजुकेटर्स को, इंस्टीट्यूट्स को चेज नहीं करना, आपको उन्हें अपने हिसाब से यूटिलाइज करना है। तो ऐसे में एक सिंगल स्ट्रैटेजी पे टिकेंगे, अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से वो स्ट्रैटेजी बनाएंगे और एंड तक उसी पे टिके रहेंगे, उससे बार बार बदलेंगे नहीं। आप ये समझिए कि अगर आप हर रोज स्ट्रैटेजी बदलोगे तो उसमें टाइम इनएफिशिएंसीज आ जाती हैं, टाइम खराब होता है, तो उससे उतना ही टाइम आप रिवीजन में लगा देते तो आपका ज्यादा बेनिफिट होता। प्लस आपको लंबे समय तक कंफ्यूजन में नहीं रहना, जितने डिसीजंस लेने हैं वो तेजी से लेने हैं। कौन सी टेस्ट सीरीज करनी है, 15 दिन तक इसके ऊपर टेलीग्राम ग्रुप्स में सर्वे मत करो। कौन सी करंट अफेयर्स कंपाइलेशन पढ़नी है, 20 दिन तक इसके ऊपर यूट्यूब वीडियोस में कमेंट मत करो। मेरे को अटेम्प्ट देना है नहीं देना, पापा कह रहे हैं दे दो, बुआ कह रही है मत दो, भैया कह रहे हैं दे दो, मम्मी कह रही है बेटा जैसा तेरा मन करे, मेरा राजा बेटा तो तू ही रहेगा। जो डिसीजन लेना है क्विकली लेना है, क्योंकि अब समय नहीं बचा, अब एक्सप्रेस मोड शुरू हो चुका है। देना है तो लग जाओ, नहीं देना तो 2025 के लिए ऐसे लगो कि सब भूल जाओ। सर अगली बात है कि अब ये 100 दिन जो होते हैं ना, ये कोचिंग इंडस्ट्री के लिए दिवाली का पीरियड होता है। यूजुअली दिवाली अक्टूबर नवंबर में देश के लिए आती है, लेकिन कोचिंग इंडस्ट्री की दिवाली जो होती है वो यूपीएससी नोटिफिकेशन के बाद शुरू होती है। अलग अलग सेमिनार्स, ऑफलाइन ऑनलाइन वेबिनार्स, इस तरीके से पूरी ज्ञानबाजी, 170 नंबर कैसे लाएं, 2 दिन में पॉलिटी कैसे करें, 1 दिन में लक्ष्मीकांत कैसे करें, 7 दिन में यूपीएससी टॉपर कैसे बने। मैंने खुद 5 बार प्रीलिम्स करा है, तो मैं आपको बताऊंगा कि प्रीलिम्स कैसे होगा, तो छठी बार क्यों नहीं करा फिर। कहने का मतलब यह है कि डेली ज्ञानबाजी अब आपको यूट्यूब पे मिलने लगेगी, और मैं भी ज्ञानबाजी दूंगा, मेरे को भी पता है कि ये व्यूज का टाइम होता है। अगर आपको लग रहा है कि मैं फर्जी एडवाइस दे रहा हूं, आपको मेरा कोई वीडियो दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि ये फलाना फलाना पे फर्जी एडवाइस क्लिक बेटिंग हो रही है, वहां पे दोबारा जाने की जरूरत नहीं है। सीधी सी बात है, अगले 100 दिनों के लिए अपना कान बंद कर लो और दिमाग खोल लो अपना। हर उड़ती खबर, हर उड़ती बात आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए सत्य सिर्फ एक चीज है, और वो है ये पेपर। ये जो पेपर मैंने यहाँ पे चिपकाया है, यही आपका सत्य है, यही आपका अंत है। यही आपको मेरिट लिस्ट के पार ले जाएगा और यही आपकी रैंक टॉप 100 में लाएगा। टाइम टेबल, आज के टारगेट्स, आज के अचीवमेंट्स, आज की गलतियां, 100 दिन तक सिर्फ एक कागज को अपनी दीवार पे चिपका लो, आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। स्मॉल ब्रेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 100 दिन का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही अपने आप को प्रेशर कुकर बना लेना है। धीरे 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 पढ़ाई करते चलो, बीच में आधे आधे दिन का ब्रेक लो, उसमें सोचो कि पिछले हफ्ते क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ, अगले हफ्ते क्या रिपीट नहीं करना। कूल ऑफ करो थोड़ा। सोना बहुत जरूरी है। एस्पिरेंट को लगता है कि मैं 4 घंटे सो रहा हूं, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं। अगर आप 4 घंटे सो रहे हो तो आप अपने दिमाग की कॉग्निटिव एबिलिटीज को इंपैक्ट कर रहे हो। अगर आप प्रॉपर स्लीप लेंगे तो ही अगले दिन आप अच्छे माइंडसेट और मूड के साथ उठेंगे, तभी आप ठीक तरीके से समझ पाएंगे। दोस्तों से, रिलेशनशिप में, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, घर पे, लड़ाइयों को बिल्कुल अवॉइड करिए। एक लड़ाई का मतलब है 2 दिन पढ़ाई के गए, पहले लड़ाई होगी, आधा दिन मूड खराब होगा, फिर अगले दिन मनाई मुनुई होगी, फिर उसके बाद सब हंकी डोरी हो गया, चलो अब पढ़ने बैठता हूँ, चलो आज तो सब ठीक हो गया, अब कल से ही पढ़ता हूँ, अब नहीं लड़ूंगा। तीसरे दिन फिर लड़ाई हो गई, फिर सेम साइकिल रिपीट हो रही है। घर वाले, भाई बहन, रिश्तेदार, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, दोस्ती यारी, 100 दिन के लिए थोड़ी बैक सीट पे डाल दो। अगर उन्हें समझ आता है अच्छी बात है, नहीं आता उनका नुकसान है। मोटिवेशन के लिए बाहर देखना बंद कर दीजिए। आपकी बिगेस्ट मोटिवेशन आपका टारगेट है।
कि आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपकी मोटिवेशन इस कागज़ में लिखी हुई है कि मेरे को आज क्या टारगेट्स पूरे करने हैं। ये था मेरी साइड से। सेशन को लाइक कर दीजिए, जो डाउट्स हैं नीचे लिख दीजिए, मैं सब सॉल्व कर दूँगा।